नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ऐसे नहीं चलेगा, आज ये बात बार बार कहने का मन कर रहा है क्योंकि आज बेंगलुरु से आए एक वीडियो को देखकर देश को गहरी चोट पहुंची है। जो वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे वो 31 दिसंबर की रात का है। उसमें दो लड़के एक सुनसान सड़क पर अकेले जा रही लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। ये लड़की अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन खुद को बचा नहीं पाती। वहां से थोड़ी ही दूर कुछ लोग खड़े हुए हैं लेकिन वो लड़की की मदद नहीं करते, चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। यह आधुनिक भारत की तस्वीर है जिसके संस्कार लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। जरा सोचिए, इस महिला की जगह, इस लड़की की जगह आपके परिवार की कोई महिला या कोई लड़की भी हो सकती थी। क्या तब भी आप इस बात को ऐसे ही नजरअंदाज कर पाते? महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकना अकेले पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और छेड़खानी जैसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली सोच को अपनाना होगा और ऐसी सोच के प्रति असहनशील बनना पड़ेगा। तभी हमारे देश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। बेंगलुरु की इस घटना ने उन पुरुषों पर सवाल उठाए हैं जो महिलाओं के प्रति घटिया सोच रखते हैं और उन लोगों पर भी सवाल उठाए हैं जो चुपचाप बैठकर तमाशा देखते हैं। आज ये शर्मनाक घटना रात के अंधेरे में हुई है और अगर लोग इस तरह चुप्पी साध कर बैठे रहे तो फिर ये घटनाएं दिन के उजाले में भी बड़े पैमाने पर होने लगेंगी और फिर पूरे 24 घंटे ऐसा माहौल बना रहेगा जिसमें देश की हर महिला घुटन महसूस करेगी, असुरक्षित महसूस करेगी। पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती लेकिन हमारा समाज हर जगह मौजूद है। इसलिए पुलिस के साथ साथ समाज को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि देश की बेटियों के साथ कोई अनहोनी ना हो। ये काम आवाज उठाने से होगा। लोगों को ये कहना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। जो बातें अभी मैंने आपसे कही वही हमारे विश्लेषण का आधार है और आज आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ये डीएनए टेस्ट देखना चाहिए। इस विश्लेषण में कोई भी ऐसी तस्वीर या बात नहीं होगी जिससे आप और आपका परिवार शर्मिंदा हो। हमारा मकसद अपराधियों को शर्मिंदा करना है, आपको नहीं। इसके अलावा हम दिल्ली में हुए एक एक्सीडेंट का वीडियो विश्लेषण करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सड़क दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जिस सड़क दुर्घटना की बात आज हम कर रहे हैं उसमें भी भारत की संस्कारों वाली समस्या छिपी हुई है। इस डीएनए टेस्ट के लिए आपको आज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और आपने ये भी जरूर सुना होगा कि चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अब इसमें एक और बात जुड़ गई है। चाइनीज माल के साथ साथ चाइनीज हवा की भी कोई गारंटी नहीं होती। आज हम आपको चीन लेकर चलेंगे जहां वायु प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। गंभीर वायु प्रदूषण देखते हुए चीन के 24 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से चीन के उत्तरी हिस्से में हाईवेज पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है और सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं। चीन की राजधानी बीजिंग सहित वहां के 40 से भी ज्यादा शहर इस वक्त वायु प्रदूषण की वजह से अलर्ट पर हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि आज ये स्थिति चीन में हुई है, कल ये स्थिति भारत में भी हो सकती है, आपके शहर में भी हो सकती है। हम भी उस स्थिति के बहुत करीब खड़े हुए हैं। इसके बारे में भी आज आपको पता होना चाहिए क्योंकि वायु प्रदूषण सिर्फ चीन की समस्या नहीं है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 4 फरवरी से 8 मार्च तक अलग अलग चरणों में वोटिंग होगी। यूपी में 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 फरवरी को गोवा और पंजाब में एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में भी एक ही चरण में 15 फरवरी को चुनाव होंगे। मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 11 मार्च को आएंगे। 11 मार्च को सारे राज्यों की काउंटिंग एक साथ की जाएगी। यूपी विधानसभा की 403 सीटों के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होंगे। 11 फरवरी को पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर और 23 फरवरी को चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होगी।
पांचवें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों की 52 सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण के लिए 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर, तो अंतिम यानी 7वें चरण में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीख तय होते ही हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा के पक्ष में हवा नहीं, आंधी चल रही है और हम 300 से अधिक सीटें जनता के आशीर्वाद और अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते जीतने जा रहे हैं। एक किसी चुनाव को अप्रोच करते हैं, उसकी आवश्यकता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और हम लोग अपनी पोजीशन को जरूर बेहतर और करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को एक और हलफनामा दायर करना होगा। इस हलफनामे में हर उम्मीदवार को बताना होगा कि उसके ऊपर बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल बकाया नहीं है। उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन पेपर पर फोटो लगाना होगा और ये भी बताना होगा कि वो भारत का नागरिक है। चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार के पास बैंक खाता होना चाहिए। उम्मीदवार को 20,000 से ज्यादा खर्च चेक से करना होगा। साथ ही 20,000 से ज्यादा का चंदा चेक या ड्राफ्ट से लेना होगा। बूथ के बाहर कियोस्क का खर्च कुल खर्च में शामिल होगा। Candidates will be required to file a no demand certificate, and this no demand certificate will come from agencies such as dealing with electricity, water, telephone and also the rent of the government accommodations. 5 राज्यों के चुनाव के लिए आयोग ने पहली बार कई नए फैसले लिए हैं। मतदाताओं को रंगीन वोटर गाइड दिया जाएगा। मतदान केंद्रों पर जानकारी वाले 4 पोस्टर लगेंगे। मतदान केंद्रों के केबिन की ऊंचाई 30 इंच बढ़ेगी। कई मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाएगी। महिलाओं के लिए कुछ जगहों पर अलग बूथ भी होंगे। ईवीएम पर हर उम्मीदवार की तस्वीर होगी। गोवा के हर मतदाता को मतदान के बाद पर्ची मिलेगी। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव के बावजूद बजट तय समय पर ही पेश होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक बजट एक संवैधानिक जरूरत है, इस वजह से ये 1 फरवरी को ही पेश होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जिन लोगों को नोटबंदी से दिक्कत है वो ही तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये हर बार की परंपरा तो है नहीं। मतलब लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इंटरिम बजट पेश किया जाता है, आज तक तो रुका नहीं है। मतलब 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है। वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। कई राजनीतिक दलों ने चुनाव की वजह से बजट की तारीख बदलने की मांग की है। इसके लिए राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के ठीक पहले बजट पेश करने से सरकार को फायदा मिल सकता है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान करते वक्त भरोसा दिया था कि इस पर विचार किया जा रहा है। तो हम अभी उस प्रत्यावेदन का परीक्षण करेंगे और कमीशन की स्टैब्लिश प्रैक्टिस के हिसाब से जो उसमें उचित पाया जाएगा उसको आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे। समाजवादी पार्टी में जारी परिवार के झगड़े के बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि मुलायम सिंह के आशीर्वाद से ही उन्होंने इतना काम किया है। अखिलेश ने कहा कि जनता चुनावों में उनके काम को तोलकर ही वोट दे। नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का कि ये समाजवादी काम करेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें पता है कौन सी रणनीति कहां कारगर होगी। हम भी जानते हैं कि कौन सा हथौड़ा कहां काम करेगा, कौन सा नट बोल्ट कहां लगेगा। इसलिए हालांकि हम चुनाव में जा रहे हैं, दोबारा लौटेंगे। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें आज नाकाम रही। लखनऊ में आज मुलायम सिंह यादव के घर बैठकों का दौर जारी रहा। शिवपाल यादव, आजम खान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचे। मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद आजम खान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिलने गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि दोनों खेमे के ही नेता पार्टी में किसी तरह के विवाद से मना कर रहे हैं। नेताजी तो हमारे नेता हैं, सुप्रीम नेता हैं। वो हमारे प्रस्ताव भी हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। इधर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों की ओर से आवेदन मिलने की पुष्टि की, लेकिन चुनाव चिन्ह फ्रीज करने की बात पर टिप्पणी नहीं की। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे।
टीएमसी ने आज भी पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक अपने सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के घर पर भी हमला किया गया। आसनसोल और मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाया। दिल्ली में भी टीएमसी नेताओं ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तुगलक लेन थाने में बंद कर दिया। टीएमसी ने कल भी प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। ये बहुत बैड बिहेवियर है और मैन हैंडलिंग है। कोर्स दिस इज मोदी हटाओ देश बचाओ। दिस इज नॉट ओनली फाइनेंशियल इमरजेंसी। महिला मुख्यमंत्री जो है वो अपनी पुलिस को ये खुली छूट दे के रखी है कि वो टीएमसी के जो गुंडे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको हर तरीके से सेफ रखे। सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के दूसरे सांसद हैं जिन्हें इस घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। सुदीप से पहले गिरफ्तार किए गए तापस पाल भी शुक्रवार तक सीबीआई रिमांड पर हैं। रोज वैली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नयना ने नोटबंदी के विरोध को अपने पति की गिरफ्तारी की वजह बताया है। Scam, what scam? You have to tell us. It is a story made by central government because it is a vendetta going on. Mr. Bandyopadhyay is promoting Rose Valley group of companies, which is absolutely absurd. There is no document they have placed before the court that he was actively participated to promote this company. बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और जांच में सहयोग की अपील की। लोगों ने वोट दिया था कि भ्रष्टाचारियों पर ममता बनर्जी कार्रवाई करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों की चैंपियन हो गई हैं, उनकी वकील बन रही हैं और संविधान को भी तार-तार कर रही हैं।